चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास। पिछले क्लास में हमने पैरेलल लाइन के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, और हम फिफ्थ पोस्टुलेट्स पे फोकस्ड थे और उसका कई इक्विवेलेंट फॉर्म हमने पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा कि हम जो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, और इसका ये मतलब कहीं से नहीं होता है कि सिर्फ यूक्लिडियन ज्योमेट्री ही एग्जिस्ट करता है। नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री का भी कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको कई एग्जाम्पल देके समझाया। आज हम फिर से पैरेलल लाइन को रिविजिट करते हैं और देखते हैं कि हमने जो डिफिनेशन पढ़ा वो डिफिनेशन किस हद तक कारगर है। यदि यह डिफिनेशन कारगर नहीं है तो क्या इसका कोई समतुल्य, कोई इक्विवेलेंट डिफिनेशन है क्या? तो पहले डिफिनेशन मैं आपको बताता हूं, मैंने पिछले क्लास में आपको क्या पढ़ाया था पैरेलल लाइन के बारे में। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ कह रहा है कि दो रेखाएं, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ, पहला कंडीशन है वह कोप्लेन होना चाहिए, एक ही तल में होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि वो कभी किसी बिंदु पर नहीं मिलते हो। कैसे भाई? आफ्टर इनफाइनाइट एक्सटेंशन, अनंत तक बढ़ाने के बाद यदि कोई इसका इंटरसेक्शन नहीं मिलता हो तब ये लाइन क्या हो गया? पैरेलल हो गया। इसमें अंडरलाइन करने वाला बात यह है कि इनफाइनाइट एक्सटेंशन के बाद, अनंत तक बढ़ाने के बाद। देखो मैं कुछ करता हूं, इसको आप बारीकी से बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो बाबू, जैसे मैंने दो लाइन लिया बोर्ड पर, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि मैं कुछ कंक्लूड कर सकूं आसानी से। इतनी ही लेंथ का ही हो ही सकता है। अभी जो दिख रहा है ये दो लाइन है, ये लाइन पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है अभी आपको पता नहीं है, बस ये अभी क्या है? दो लाइन है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बाबू, अब हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये दोनों जो लाइन हमने लिया, क्या ये लाइन पैरेलल है क्या? क्या ये लाइन समानांतर है क्या? तो समानांतर का डिफिनेशन देखते हैं कि एक ही प्लेन में होना चाहिए, बिल्कुल एक ही प्लेन में, एक ही बोर्ड में है, और दूसरा इसका इंटरसेक्शन है या नहीं है। देखो अभी तक तो इसका इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा है। यदि हम इसको डॉटेड लाइन से आगे भी बढ़ाएं, इधर भी मैं यदि इसको बढ़ाया, अभी भी हमारा इंटरसेक्शन नहीं मिला, तो क्या मैं यह कंक्लूड कर सकता हूं कि अब लाइन पैरेलल हो गया? यदि इसका नाम L दे दे और इसका नाम M दे दे, क्या हम लिख सकते हैं कि LM के पैरेलल हो गया? तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते भाई? तो पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइन का जो डिफिनेशन है वो आफ्टर फाइनाइट एक्सटेंशन के बाद है। अनंत तक बढ़ाने के बाद यदि कोई भी बिंदु कॉमन नहीं हो, कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, तब यह समझते हैं कि लाइन पैरेलल हो गया। लेकिन बोर्ड का तो फाइनाइट एक्सटेंशन है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ढूंढना है कि पैरेलल है या नहीं है, तो मैंने क्या किया कि मैंने दो बच्चा को उठाया, एक का नाम भोलू है और दूसरे का नाम गोलू है। हमने बोले कि चलो भाई भोलू और गोलू तुम यहां खड़ा हो जाओ, और हम लोगों का काम क्या है कि चेक करना है कि क्या L और M पैरेलल है या नहीं है। तो मैंने बताया गोलू को कि देखो तुम गोलू इस इंड को पकड़ के चलेगा और भोलू इस इंड को पकड़ के चलेगा। यदि कहीं तुम दोनों टक्कर कर गए, कोलाइड कर गए, तो वहीं पर इंटरसेक्शन मिलेगा। तो गोलू भोलू बोला बिल्कुल सही है, मैं करता हूं। अब हुआ क्या कि गोलू भोलू चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर के बाद उसने हमको कॉल किया कि अभी तक भी इंटरसेक्शन नहीं हुआ, तो क्या मैं यह कंक्लूड कर सकता हूं कि लाइन पैरेलल हो गया? तो मेरा आंसर था कि बिल्कुल नहीं। क्यों भाई? क्योंकि आफ्टर इनफाइनाइट एक्सटेंशन के बाद, दिक्कत नहीं ना। गोलू भोलू को जब मैंने काम दिया तो इसका जो एज हो रहा था 8 ईयर हो रहा था, इसका भी 8 ईयर हो रहा था। ये बेचारा काम में इतना लीन हो गया, ये करते गया और समझो कि अब इसका एज 80 साल हो गया और यह कई किलोमीटर ट्रेवल किया, लेकिन अभी भी यह दोनों कहीं टक्कर नहीं किया, कोलाइड नहीं किया। तो क्या मैं यह कंक्लूड कर सकता हूं कि यह लाइन पैरेलल है? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? कि आफ्टर इनफाइनाइट एक्सटेंशन के बाद हम पैरेलल देखते हैं। इसका दूसरा पीढ़ी लगा, तीसरा पीढ़ी लगा और यही काम कर रहा है, और आज तक इंटरसेक्शन नहीं मिला। अभी भी हम इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे हैं कि हम इसको कह सकते हैं कि यह लाइन पैरेलल हो गया। तो देखो इस डिफिनेशन में तो थोड़ा सा गैप है, इस डिफिनेशन तो कंप्लीट नहीं कर रहा है, डिफिनेशन को कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तब यही प्रॉब्लम मैथमेटिक्स के लोगों के साथ भी हुआ। वो लोग बहुत चिंतित हो गए कि भाई ऐसे, ये तो डिफिनेशन था, बहुत
काम वाला डिफिनेशन है, आप इसको कई पीढ़ी लगाओगे फिर भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है। तब मैथमेटिक्स के लोग इसका एक इक्विवेलेंट डिफिनेशन ढूंढना शुरू किया और उन्होंने बताया कि इसका जो इक्विवेलेंट डिफिनेशन है उसको हम लोग कन्वर्स ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। मतलब संगत कोण का विलोम, पैरेलल लाइन के जो समतुल्य परिभाषा होगा उसका उन्होंने क्या नाम दिया? कन्वर्स ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक्सियम। कोई दिक्कत नहीं। और जैसा कि एक्सियम लिखा हुआ है तो एक्सियम को तो कोई प्रूव नहीं कर सकता है, ये एडॉप्ट किया हुआ स्टेटमेंट है मैथमेटिक्स में। और एक्सियम को ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे धर्म बदलता है तो धर्म ग्रंथ बदलता है ना, तो मैथमेटिक्स के पूरे टॉपिक को यदि वर्ल्ड का पॉपुलेशन समझ लो तो जैसे टॉपिक बदला तो समझ लो कि धर्म बदला, तो धर्म ग्रंथ भी बदलेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी टॉपिक बदलेगा तो एक्सियम बदलेगा। आ रहे समझ में? और उसी एक्सियम का यूज करके हम फर्दर डेवलप करेंगे। मतलब पैरेलल लाइन के समतुल्य जो हमारा डिफिनेशन आया वो कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम है। कोई दिक्कत नहीं। अब वो कहता क्या है ये ध्यान से देखना। देखो बाबू ये क्या कहता है। कहता है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट a pair of corresponding angle is equal, then the two lines are parallel to each other। मैं पहले पढ़ देता हूं फिर मैं बताऊं इसमें अंडरलाइन करने वाला क्या है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोण का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो जाए। इसको कहते हैं संगत कोण का विलोम, कन्वर्स ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक्सियम। इसमें समझना क्या है याद रखना। पिछले क्लास में तुम्हें बताया था कि जब दो लाइन है, कोई दो लाइन है, उसका यदि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन होगा तो कुछ एंगल बनेगा। मैंने उसका डिफिनेशन आपको प्रॉपर लिखवाया था। देखो ये अंडरलाइन करने वाला क्या है, कह रहा है कि यदि एक ट्रांसवर्सल लाइन किसी भी दो लाइन को, देखो अभी ये लाइन पैरेलल नहीं है और यदि पैरेलल होता ही तो मैं फर्दर ये डिफिनेशन क्यों देता। कोई दिक्कत नहीं। किसी भी लाइन को पैरेलल दिखाने का ये एक टूल हमको मिला, ये एक टेक्निक मिला। और ये कहता क्या है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर, ये ध्यान देना है, ए पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इज इक्वल देन टू लाइन्स आर पैरेलल। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोण का एक युग्म, ध्यान देना, बराबर है तो लाइन पैरेलल हो जाएगा। मैं इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ इंट्रोड्यूस करता हूं। देखो बाबू, पिछले क्लास में हम बताए थे आपको कि यदि कोई दो लाइन है एल और एम, याद रखना ये पैरेलल हो और नहीं हो इसका ट्रांसवर्सल से कोई डेफिनेशन मीनिंग नहीं है इसका। यदि इसका कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन पी मिलता है तो कुछ कुछ एंगल बनता है। जैसे इसका नाम 1 दे दिया, इसका नाम 2 दिए, इसका नाम 3, इसका नाम 4, यदि ये 5 है, थोड़ा इसको बढ़ाओ, और ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है, तो इसमें 2 और 5 जो है, 1 और 6 है, 4 और 7 और 3 और 8, ये जो पेयर बन रहा है यह पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। देखो ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। अब पैरेलल लाइन दिखाने के लिए कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर क्या कहता है कि चारों पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वो कहता है कोई एक पेयर भी हमको इक्वल दिखा दो तो मैं मान लूंगा कि ये दो लाइन जो है एल और एम एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर। देखो ध्यान से डिफिनेशन को पढ़ा जाता है। क्या कहता है? अब पेयर, वन पेयर का बात कर रहा है, एनी वन पेयर। देखो कोई एक युग्म, कोई एक, मतलब क्या हुआ कि मान लो कि यदि ये दो लाइन है, ये इसका ट्रांसवर्सल हुआ और हमने कोई एक पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल दिखा दिया। यदि हम इसको इसके इक्वल दिखा दिए, या इसको इसके इक्वल दिखा दिए, या इसको इसके इक्वल दिखा दिए, या इसको इसके इक्वल दिखा दिए, कोई एक पेयर भी दिखा दिए, तो कंक्लूड क्या करेगा कि अब जो ये दोनों लाइन है ये एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये कंक्लूड कर पा रहे हो।
अब पैरेलल लाइन का इनफाइनाइट एक्सटेंशन देखने से अच्छा है, उतना मजदूरी करने से अच्छा है कि हम सीधा उसका ट्रांसवर्स इंटरसेक्शन देखें और क्रॉसपोंडिंग एंगल चेक कर लिया। यदि इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, और इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं है। और पैरेलल नहीं होने का सीधा सीधा मतलब है वह लाइन इंटरसेक्टिंग है। हमने डिफिनेशन इसी फैशन में इतना ध्यान से हमने डिफिनेशन दिया है। दिक्कत नहीं बाबू? देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ मैं काम आपको करवाता हूं, देखो ध्यान से। इस एंगल का जो वैल्यू है मान लो कि 40 दे रखा है और इसका भी वैल्यू 40 है, तो क्या ये लाइन L और M पैरेलल हो जाएगा? बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। L पैरेलल टू M हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक पेयर जो है क्रॉसपोंडिंग एंगल का हमने इक्वल दिखा दिया, और कोई एक पेयर यदि इक्वल हो जाए तो उसको पैरेलल होना पड़ेगा क्रॉसपोंडिंग एंगल के कन्वर्स वाले एक्सियम से। कोई दिक्कत नहीं बाबू? अब कहीं दूसरे क्वेश्चन में इसका वैल्यू नहीं देके इसका दे रखा है, मान लो कि इसका वैल्यू 140 दे रखा है और इसका वैल्यू भी 140 दे रखा है, तो क्या यह लाइन पैरेलल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल हुआ। तो और क्रॉसपोंडिंग एंगल का कन्वर्स कहता है कोई एक पेयर भी तुम हमको इक्वल दे दो तो मैं लाइन को पैरेलल करके दिखा दूंगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टेड टूल है हमारे पास, जिसे हम पैरेलल लाइन को प्रूव करते हैं। देखो अब हमको पैरेलल लाइन प्रूव करना है, तो पैरेलल लाइन के लिए हम यही डिफिनेशन साथ में लेके चलेंगे। मतलब कहीं पर भी हमको पैरेलल दिया प्रूव करना है तो हमारे अंदर क्या चलेगा कि यदि हम क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल दिखा दें तो लाइन अपने आप पैरेलल हो जाएगा, अपने आप समांतर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है बाबू कि क्या यही एक डिफिनेशन है क्या? मतलब क्या यही एक टूल है? इसके अलावा और भी कोई टूल हो सकता है क्या? और हमने तो ट्रांसवर्स इंटरसेक्शन के बाद कई एंगल के बारे में पढ़ा, क्रॉसपोंडिंग के बारे में पढ़ा, संगत के बारे में, इसका तो यूज हो गया। हमने अल्टरनेट इंटीरियर के बारे में पढ़ा, को इंटीरियर के बारे में पढ़ा, तो क्या इससे भी कुछ रिलेशन है क्या? तो बिल्कुल इससे भी रिलेशन है। देखो अब जो क्रॉसपोंडिंग एंगल के अलावा जो भी रिलेशन होगा, चाहे वो अल्टरनेट से होगा या को इंटीरियर से होगा, वो एक्सियम नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि हम हर एक टॉपिक में एक ही एक्सियम अडॉप्ट करते हैं और उससे टॉपिक को डेवलप करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या कहता है तो देखो उसको थ्योरम कहते हैं, और थ्योरम जो ही बोलेंगे तो आपके अंदर पूरा थ्योरम का मैपिंग चल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। और थ्योरम एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसके ट्रुथ को स्टेब्लिश किया जाता है, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। पहले स्टेटमेंट पे आते हैं, वो क्या कहता है। देखो बाबू पहला थ्योरम जो इस टॉपिक का है वो क्या कहता है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। यदि यहां एक और तिर्यक अलग होगा, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोण का एक युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर हो जाएगी। ये कहना क्या चाहता है, ध्यान से देखो, ऐसे समझो। हमने ये एक लाइन लिया, ये हमने एक दूसरा लाइन लिया, और ये इसका एक ट्रांसवर्स इंटरसेक्शन लिया। देखो बाबू अब ये कहना क्या चाहता है, ध्यान से देखना। कहना चाह रहा है कि कोई एक युग्म कैसा, तो एकांतर अंतःकोण का बराबर हो जाए, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कोई एक, यहां पर भी यही अंडरलाइन करना है कि कोई एक पेयर, एनी वन पेयर। कोई दिक्कत नहीं। तो कितना पेयर बनता है ये देखो, तो देखो अच्छा ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर है ना, एकांतर अंतःकोण, इसका देखो यदि 1 और 2 एक पेयर बना, एक पेयर 1 और एक पेयर 2 बना, यदि हम इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, तो एक पेयर 3 और 4 बना। क्या इस दोनों पेयर को इक्वल दिखाना पड़ेगा? तो कहता है नहीं भाई, कोई एक युग्म दिखा दो, कोई एक युग्म यदि इक्वल हो जाए तो लाइन को हम पैरेलल मान लेते हैं। मतलब यदि कोई दो लाइन गिवन है, उसका ट्रांसवर्स इंटरसेक्शन किया, और कोई एक पेयर भी यदि इक्वल हो जाए,
कैसा, तो अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब एकांतर अंतःकोण का कोई एक युग्म, तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। अब देखो यह थ्योरम है, तो इसके ट्रुथ को इस्टेब्लिश करना पड़ता है। अब ट्रुथ को इस्टेब्लिश करने के लिए मैं आपको मेथड बताया था, प्रोफेसर जीएफ सिमंस का स्टेटमेंट कि प्रमेय का दो भाग होता है, थ्योरम कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट, हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन। वी स्टार्ट फ्रॉम हाइपोथेसिस एंड रीच टू कंक्लूजन बाय अ वेल डिफाइंड मैथमेटिकल स्टेप। मतलब हम परिकल्पना से स्टार्ट करते हैं और निष्कर्ष तक जाते हैं, और कैसे जाते हैं, तो वेल डिफाइंड मैथमेटिकल स्टेप का यूज करके। और आपको याद होगा तो मैं ये भी बताया था परिकल्पना का क्या मतलब होता है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, और कंक्लूजन का क्या मतलब कि हमको क्या प्रूव करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में दे क्या रखा है। देखो यहां दे रखा है कि एकांतर कोण का एक युग्म बराबर होना चाहिए। देखो एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है, यही कह रहा है ना। देखो अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, एक पेयर इक्वल है, और हमको दिखाना क्या है कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हो जाती है, मतलब टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, देखो ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा शुरुआत दौर में आपको परेशान हो सकते हो इससे, क्योंकि आपने कभी इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया है। आप बस फॉर्मूला और उसका इंप्लीमेंट वाला पैटर्न फॉलो किए होगे। इसका आपको ये नुकसान होता है कि आपको बार बार जब भी कोई एग्जाम आता है फिर से मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, जबकि भाई सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो हमको बार बार क्यों पढ़ना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि रात में हमको सपना आया और मैं बिल्कुल एक बोर्ड लिया और एक पेन लिया और मैं आपको पढ़ाने के लिए आ गया, ऐसा नहीं है। मैंने आपका सिलेबस बहुत ही प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीका से मैंने डिजाइन किया है, और इस तरह से फॉलो करोगे तो मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि आपको कई बार पढ़ने का जरूरत नहीं होगा, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगा। और दूसरा, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, एक बार आप उसको जरूर सोचोगे। ऐसा नहीं लगा कि क्वेश्चन बिल्कुल मेरे लिए नया है, और कोई भी कितना भी डिफिकल्ट सीजीएल का क्वेश्चन हो जाए या और भी कंपटीशन का क्वेश्चन हो जाए, उसको विदिन 30 to 1 मिनट के आसपास तुम करोगे। और मैंने तो ये कह रहा था कि विदिन 30 सेकेंड करने वाले हो, और अधिक से अधिक टाइम 30 सेकेंड से 1 मिनट तक। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस का जरूरत है। जब मैं अगले कुछ दिन के बाद मैं सीजीएल का क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको लगेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन इतना आसानी से भी बनता है क्या। लेकिन शुरुआत में पहले इंफॉर्मेशन जो इंग्रेडिएंट है उसको कलेक्ट करते हैं, और प्रूविंग आना चाहिए। ये आपको अमृत का वरदान देगा, मतलब आपको फियरलेसनेस, आपको बिल्कुल निडरता देगा। ये मतलब जो फियर बना के रखे हो मैथमेटिक्स से, उससे ये मुक्त कर देगा, और इससे गणित का समझ डेवलप होता है। दिक्कत नहीं बाबू। तो इसको करते हैं, ध्यान से देखना करने का तरीका। तो पहले मैं लिखता हूं कि हाइपोथेसिस क्या है, पूरा एनर्जी के साथ इसको करेंगे। यदि ये करने आ गया तो आगे का तुम्हारा बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। हमारा हाइपोथेसिस क्या है, परिकल्पना क्या है कि कोई एक पेयर अल्टरनेट इंटीरियर का, कोई एक पेयर अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होना चाहिए। मतलब एकांतर अंतःकोण का कोई एक युग्म बराबर होना चाहिए। तो ऐसा दो युग्म बनता है, तो कोई एक हम लेने के लिए फ्री है, तो हम अपने मन से कोई ले लेते हैं। हमने एक युग्म ये लिया और एक युग्म ये लिया, और क्या कह रहा है कि ये इक्वल है, मतलब यदि ये एक्स है तो ये भी एक्स है, कोई दिक्कत नहीं। और हमको दिखाना क्या कि ये लाइन एल है और ये लाइन एम है, तो एल पैरेलल टू एम। देखो परिकल्पना यह है, यह कंक्लूजन है, मतलब यह निष्कर्ष है। दिक्कत नहीं बाबू। अब L पैरेलल टू M हमको दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के इंटरसेक्शन को ढूंढेंगे क्या, बिल्कुल नहीं इंटरसेक्शन को ढूंढेंगे। अभी हम तुरंत पढ़े हैं कन्वर्स ऑफ लीनियर पर एक्सियम, उसी का यूज करेंगे। मतलब कन्वर्स ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल एक्सियम, हम उसी का यूज करेंगे। मतलब इसका यूज करके हम ये दिखा दें कि क्रॉसपोंडिंग एंगल का कोई एक पेयर आपस में इक्वल है, तो लाइन को अपने आप पैरेलल होना पड़ेगा। क्यों भाई, बाय द क्रॉसपोंडिंग एंगल एक्सियम। देखो बाबू, ये x है तो ये x है, हाइपोथेसिस से शुरुआत करते हैं, ये इक्वल है। अच्छा ये x है तो ये x होगा क्या, क्यों भाई, यदि हम इसको एक लाइन लें और इसको दूसरा लाइन लें, और ये लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करता है, तो हम पढ़े हैं लाइन से एंगल के पहले पार्ट में लीनियर पर एक्सियम में
कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। यदि दो लाइन प्रतिच्छेद करता है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है, जिस कारण से ये और ये आपस में इक्वल हो गया। अब इस दोनों कोण का पोजीशन देखो, इस दोनों एंगल का पोजीशन देखो, क्या यह क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का पोजीशन है? तो बिल्कुल यह क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का पोजीशन है। हम क्या कंक्लूड कर पाए कि हमने ये दोनों एंगल इक्वल लिया और हम दिखा दिया कि ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर को इक्वल लिया और हमने दिखा दिया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है। और ज्यों ही क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, एक पेयर भी इक्वल हो गया, तो लाइन अपने आप पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे के पैरेलल हो गया। तो पहला थ्योरम मैंने एस्टेब्लिश किया। अब हमारे पास दो डिफरेंट टूल है। एक टूल यह कहता है कि यदि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का कोई एक पेयर इक्वल दिखा दे तो लाइन पैरेलल हो जाएगा। और दूसरा टूल यह कहता है कि भाई अल्टरनेट इंटीरियर का भी एक पेयर इक्वल दिखा दो तो मेरा काम हो जाने वाला है। अब क्वेश्चन है कि दो एंगल का तो रिलेशन ढूंढे, क्या को इंटीरियर किसी भी कोई रिलेशन है क्या? तो उससे भी एक रिलेशन है, दिक्कत नहीं। अब देखो वो क्या कहता है, ध्यान से देखना। वो कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन टू लाइन्स आर पैरेलल। यदि एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि त्रियक रेखा के एक ही ओर अंतःकोण का एक युग्म समपूरक हो जाए तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हो जाती हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म बहुत लिखा हुआ है, मैं इसको शॉर्ट करता हूं। यहां से ध्यान से देखो तो सच दैट अ पेयर, हाँ यहां से अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अच्छा, इसको हम क्या कह सकते हैं यहां से यहां तक को? यदि ध्यान से पढ़ो, यदि आपको आ रहा होगा, देखो ये कह रहा है ये दो लाइन है और इसका एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन हुआ। वह कह रहा है कि ये जो दो लाइन है इसके एक ही तरफ का अंतःकोण का बात कर रहे थे। इसको हम लोग क्या पढ़े थे, क्या बोलते हैं इसको? को इंटीरियर बोलते हैं, मतलब सह अंतःकोण का बात कर रहा है। और क्या बात कर रहा है? सह अंतःकोण कैसा होना चाहिए? समपूरक, मतलब सम कितना? देखो तो यहां तक जो लिखा है इसको सीधे को इंटीरियर समझना। यहां से इस प्रकार बने कि तो एक रेखा की एक ही, हाँ हाँ ये मतलब यहां से यहां तक को जो ये कह रहा है वो कह रहा है सह अंतःकोण। ये क्या कर, आप ध्यान से देखो तो ये कह रहा है कि यदि कोई दो लाइन है उसका एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन हुआ और यदि एक पेयर भी कोइंटीरियर का सम 180 हो जाए तो लाइन पैरेलल हो जाएगा। कितना पेयर होता है वो देख लेते हैं। तो एक पेयर तो इधर दिख रहा है और एक पेयर इधर हो रहा है। दो पेयर होता है कोइंटीरियर का सह अंतःकोण का। यदि दोनों में से किसी एक पेयर का भी सम 180 हो जाए तो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं बाबू। फिर कैसे प्रूव करेंगे? ये तो थ्योरम है, देखो लिखा हुआ है ऊपर में। ये क्या है? एक प्रमेय है। और प्रमेय को कैसे स्टेब्लिश करेंगे? तो हमको फिर याद आया कि हम किसका स्टेटमेंट यूज करेंगे? तो प्रोफेसर जीएफ सिमंस का। और सिमंस क्या कहते हैं? प्रमेय का कितना भाग होता है? तो दो भाग होता है। कौन कौन भाई? हाइपोथेसिस और कंक्लूजन, परिकल्पना और निष्कर्ष। फिर परिकल्पना से स्टार्ट करेंगे और निष्कर्ष तक जाएंगे और हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। हमारा निष्कर्ष क्या है ये देखना। जब भी हमको लाइन पैरेलल दिखाना हो तो हम कहां जाएंगे? हम हमेशा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल पे जाएंगे। यदि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दिए तो लाइन को अपने आप पैरेलल होना पड़ जाएगा। दिक्कत नहीं बाबू। शुरू करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लिखते हैं हाइपोथेसिस क्या दे रखा है। देखो हाइपोथेसिस दे रखा है, परिकल्पना कि कोई एक कोइंटीरियर का सम 180 होना चाहिए। तो मान लेते हम एक एक्स इसको लिया, हमारे पसंद में तो हम इसको ले लिए, सॉरी इसको वाई ले लेते हैं।
और इसका सम 180 था। हाइपोथेसिस x प्लस वाई जो है 180 है। और कंक्लूजन क्या है भाई, निष्कर्ष क्या है, हमेशा ये लिखते हैं। निष्कर्ष क्या है, देखो कंक्लूजन है कि ये लाइन L है और ये M है, L पैरेलल टू M। और इसका इनडायरेक्टली क्या मतलब है, हमको दिखाना है कि एनी वन पेयर जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, यहां जगह नहीं है, समझ लेना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल मतलब संगत कोण का कोई एक युग्म हम इक्वल दिखा दे तो मेरा काम हो जाए। देखो इधर इस एंगल को यदि हम A मान लेते हैं, और देखो ये तब एक लाइन हो जाएगा और इस पर ये एक रे है, तो हम A प्लस एक्स को 180 बोल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं भाई, बाय द लीनियर पेयर एक्सियम। क्या कहता है, रिकॉल कर लीजिए फटाक से, इफ अ रे ऑन अ स्ट्रेट लाइन देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब इसका समेशन 180 हो गया। अब ये हमारा गिवन था, ये हमने गिवन इंफॉर्मेशन से डिडक्ट किया। अब इस दोनों से हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, देखो इस दोनों इक्वेशन का आरएचएस सेम है ना, तो एलएचएस इक्वल कर लेंगे, मतलब हमारे पास आया a प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स कैंसिल हो गया, तो बताओ a का वैल्यू कितना आ गया, y, दिक्कत नहीं ना। अब बताओ इस दोनों का पोजीशन बताओ, क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, बिल्कुल है। अब इसका मेजर भी y है और इसका मेजर भी y है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर हमको इक्वल मिल गया। और ज्यों ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर इक्वल मिला, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइन पैरेलल हो गया। अब हमारे पास 3 टूल है लाइन को पैरेलल दिखाने का, कोई दिक्कत नहीं। पहला टूल यह कहता है कि यदि कोई एक पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल हो जाए तो लाइन को हम पैरेलल कर लेंगे। दूसरा पेयर कहता है कि कोई एक पेयर अल्टरनेट इंटीरियर, मतलब एकांतर अंतःकोण का कोई एक युग्म भी यदि इक्वल हो जाए तो लाइन पैरेलल कर लेंगे। और तीसरा कहता है कि यदि सम ऑफ को इंटीरियर, कोई एक पेयर यदि सप्लीमेंट्री हो जाए, सम पूरक हो जाए, 180 हो जाए, तो लाइन एक दूसरे के समानांतर हो जाता है। एक मिनट थोड़ा देखिए तो अभिषेक जी थोड़ा हमको पानी दीजिएगा, गर्म पानी दीजिएगा। हाँ देखो बाबू, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम एक जगह कंक्लूड करते हैं। देखो कहीं पर भी इस तीनों स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट क्या है कि लाइन पैरेलल हो जाएगा, मतलब तीनों में से कोई एक भी दे रखा हो, मतलब यदि कहे कि संगत कोण का कोई एक युग्म बराबर हो जाए, अब पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये बार बार फोकस मैं इसी चीज पे कर रहा हूं, अब पेयर कोई एक एनी वन देखना है, जो ही इक्वल हो जाए तो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। अच्छा एरो का डायरेक्शन उल्टा है, इसको इधर होना चाहिए था, इसको इधर, मतलब यदि ये आया तो ये लाइन पैरेलल हो गया। या फिर एकांतर कोण का एक युग्म भी यदि बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर का एक एंगल का एक पेयर भी यदि बराबर है तो भी ये पैरेलल हो जाएगा। और तीसरा सह अंतःकोण का एक युग्म यदि कंप्लीमेंट सप्लीमेंट्री है, मतलब सम 180 आ रहा है, तो फिर भी ये लाइन पैरेलल हो गया। अब हमारे पास 3 टूल है, कोई दिक्कत नहीं ना। और मतलब समझो कि इसको मैंने क्लिक किया तो ये खुला, इसको क्लिक किया तो ये खुला, इसको क्लिक किया तो ये खुला, मतलब इस तीनों से कोई भी एक मिल जाए तो लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा। अब इनफाइनाइट एक्सटेंशन देखने से अच्छा है कि हम इसको ऐसे चेक कर लें। अब इसका कुछ कुछ इंप्लीमेंट करते हैं आप हमको जवाब दीजिएगा कि कैसे हम इस लाइन को पैरेलल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हाँ पहला इसको देखिए, इसको करके बताइए तो। अब ये लाइन का नाम L है, M है, इसको P दे देते हैं, सेम नेमिंग कर लेना है इस सब में भी। पहला ये जो है A, ये इस पे हमको बताइए, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि L और M एक दूसरे के पैरेलल है? पहला क्वेश्चन है यस और नो, तो चेक करते हैं। देखो ये अच्छा हमारे पास तो 3 तरह से चेक करने का है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से भी चेक कर सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर से भी चेक कर सकते हैं, और सम ऑफ को इंटीरियर से भी चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, तो देखो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसी से चेक करेंगे। ये नहीं कि इंफॉर्मेशन दे रखा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का और हम चेक कर रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर, ये नहीं कर देना है, बवंडर हो जाएगा, ठीक ना। कॉमन जो अंडरस्टैंडिंग है उसका यूज करेंगे। देखो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर का पोजीशन है क्या,
बिल्कुल नहीं। किसका पोजीशन है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का। और दोनों का मेजर कितना है? 60 60, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। हमने कंक्लूड किया कि लाइन पैरेलल है। कैसे कंक्लूड किया है इसको लिखो। क्या यहां यूज किया है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक्सियम, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हुआ, लाइन पैरेलल हो गया, ठीक ना। क्या? अ पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हुआ। मतलब जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है संगत कोण का एक युग्म बराबर हुआ। मैं इधर लिख देता हूं हिंदी में भी, संगत कोण का एक युग्म, अ पेयर, कोई दिक्कत नहीं, जिसके कारण से ये लाइन क्या हो गया? पैरेलल हो गया। अब बताओ क्या ये पैरेलल होने वाला है क्या? दूसरा क्वेश्चन। इससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ा ध्यान से देख, नहीं तो फिर बहुत मिक्स हो जाएगा। देखो बाबू, इसका तो काम नहीं है तो इरेज नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन ये अब बताओ ये जो है दूसरा जो पार्ट है ये कैसे इक्वल हो जाएगा? ये जो पोजीशनिंग है किसका पोजीशनिंग है? तो अल्टरनेट इंटीरियर, मतलब एकांतर अंतःकोण का। और क्या इसका मेजर इक्वल गिवन है? तो बिल्कुल 40 40 गिवन है। तो अब ये लाइन एल और एम पैरेलल हो गया। क्यों पैरेलल हुआ? क्योंकि एकांतर अंतःकोण का मेजर आपस में इक्वल हुआ। हमने यहां पे थ्योरम लगाया, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा पे चेक करो। अब देखो ये पोजीशन किसका है? तो को इंटीरियर का है, सह अंतः का पोजीशन है। अब इसका सम करके देखते हैं। 140 प्लस 40 रिजल्ट कितना आ गया? 180। अब बताओ यह को इंटीरियर का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। तो क्या यह लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे? तो बिल्कुल पैरेलल होगा। इसको आप थोड़ा सा देखो एक बार। मैं विश्वास कर सकता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखो बाबू, यदि इसी में यदि हम कुछ इंफॉर्मेशन बदलें तो क्या अब ये लाइन पैरेलल होगा? मैं आगे ही करवा देता हूं, एक अलग ही पेज लिख करके। देखो इधर हमने ये एक लाइन लिया और ये एक दूसरा लाइन लिया। हमने इसका ट्रांसवर्सल इंटरसेक्शन ले लिया। अब इस एंगल का मेजर 60 है और इस एंगल का मेजर 40 है। क्या यह लाइन एल और एम पैरेलल होगा? देखो ये पोजीशन किसका है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का। और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है क्या? संगत कोण बराबर है क्या? नहीं। एक का मेजर 60 है और दूसरे का मेजर 40 है। तो क्या अब यह लाइन एक दूसरे के समानांतर होंगे? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। दिक्कत नहीं। क्यों भाई? क्योंकि यह क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल नहीं है। एक का मेजर 40 और एक का मेजर 60 है। इसी तरह से यदि हम दूसरा इंफॉर्मेशन आपसे आपको दें और आपको यदि मैं कंक्लूड करने बोलूं तो आप क्या करोगे? ध्यान से देखना। यदि मैं इसका मेजर 40 दे रहा हूं और इसका मेजर 60 दे रहा हूं, क्या अब यह लाइन पैरेलल होगा? बिल्कुल नहीं। हमने इस दोनों का सम किया और 100 आया। समेशन 180 आना चाहिए, तब यह लाइन पैरेलल होगा। कौन सा प्रॉपर्टी लगा रहे हैं? सम ऑफ को इंटीरियर यदि 180 है, कोई एक पेयर भी 180 है, तो लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा। दिक्कत नहीं बाबू। इसी तरह से यदि इसका मेजर 40 और इसका मेजर कुछ और है, मान लो 80 है, तो भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल एकांतर अंतःकोण ये बराबर नहीं है, तो लाइन पैरेलल
नहीं हुआ। अब हमने लाइन पैरेलल होने का और नहीं होने का एक आसान सा टूल डेवलप किया कि हमारे पास ये तीन इंफॉर्मेशन है, तीनों में से यदि कोई एक मिल जाए तो लाइन को पैरेलल कर लेगा, और किसी एक का यदि वायलेशन हो रहा है, कोई एक यदि फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हम यह कह सकते हैं कि लाइन पैरेलल नहीं है। और हमारा जो डिफिनेशन है पैरेलल नहीं होने का मतलब सीधा सीधा सा है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है। लाइन यदि समानांतर नहीं है तो लाइन प्रतिच्छेदी हो जाएगा। तो एक पार्ट जो है आज हमने कंप्लीट किया, पैरेलल लाइन प्रूव करने का क्या टेक्निक हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं बाबू। अब अगले क्लास में हम पैरेलल लाइन क्यों पढ़ते हैं, मतलब यदि कोई दो लाइन पैरेलल है तो इसे क्या कंक्लूड करोगे, हमको क्या मिलेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।